कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र में पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे ग्रामीण विकास का अर्थ और साथ ही साथ हम लोग देखे थे कृषि साख किसे कहते हैं और उसके 3 प्रकार देखे थे। आज की इस वीडियो में हम लोग कृषि वित्त के स्रोत का अध्ययन करेंगे, जो कि 2 प्रकार के स्रोत होते हैं, एक तो गैर संस्थागत स्रोत और दूसरा संस्थागत स्रोत। गैर संस्थागत स्रोत 3 प्रकार के होते हैं और संस्थागत स्रोत 9 प्रकार के हैं। तो इनका आज के इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे गैर संस्थागत स्रोत, और इसमें सबसे पहले आते हैं साहूकार और महाजन। हर गांव में साहूकार और महाजन होते हैं जो जमानत पर किसानों को ऋण देते हैं, और ये प्राचीन काल से ही बहुत मशहूर हैं, जो किसानों को उधार देते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक तो जो व्यवसायी होते हैं और दूसरे अव्यवसायी होते हैं। व्यवसायी लोग किस्तों पर ऋण देते हैं और जमानत पर ऋण देते हैं, जबकि जो अव्यवसायी साहूकार, महाजन, जमींदार और व्यापारी होते हैं, इन लोग अपना व्यवसाय भी करते हैं और साथ साथ रुपए का लेन देन भी करते हैं। तो इनकी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, किसानों को इनसे आसानी से ऋण प्राप्त हो जाता है। जो दूसरे होते हैं गैर संस्थागत स्रोत में, वो हैं व्यापारी और कमीशन एजेंट। ये भी किसानों को उत्पादक कार्यों के लिए ऋण देते हैं और कुछ विशिष्ट फसलों के लिए देते हैं, जैसे तंबाकू, मूंगफली, फल आदि के लिए देते हैं। और इनकी भी प्रणाली जो होती है वो महाजनों जैसी कार्य प्रणाली होती है, और ये भी किसानों को कम मूल्य पर फसल बेचने के लिए बाध्य करते हैं और बहुत ज़्यादा कमीशन वसूल करते हैं। तीसरे जो गैर संस्थागत स्रोत हैं वो है मित्र और संबंधी। जब कृषक आवश्यकता पड़ती है तो अपने मित्रों से, रिश्तेदारों से नगद या वस्तुओं के रूप में उधार प्राप्त करते हैं, और इस प्रकार की साख आपसी संबंधों के आधार पर अनौपचारिक रूप से ली जाती है। और ऐसे में जो ऋण होता है ये या तो ब्याज रहित होता है या बहुत कम ब्याज दर पर मित्र और संबंधी दे देते हैं, जबकि साहूकार और महाजन, कमीशन और व्यापारी एजेंट, इन लोग सब जो है ऊंची दर पर ऋण देते हैं, लेकिन मित्र और संबंधी या तो ब्याज रहित उधारी दे देते हैं या कम ब्याज दर पर ऋण देते हैं। अब हम लोग दूसरे स्रोत के बारे में आते हैं, संस्थागत स्रोत, और इसके 9 प्रमुख स्रोत हैं। वैसे तो हो सकते हैं बहुत, लेकिन हमको 9 का अध्ययन करना है। सबसे पहले है सहकारी साख समितियाँ। कृषि वित्त के संस्थागत स्रोतों में सहकारी साख समितियों का महत्वपूर्ण स्थान। जो साहूकार होते हैं, महाजन होते हैं, वो तो किसानों का शोषण करते हैं, लेकिन ये जो सहकारी साख समितियां हैं, इनका उद्देश्य ही ग्रामीणों को, कृषकों को कम ब्याज दर पर साख उपलब्ध कराना होता है, ताकि किसानों का भला हो सके। हमारे देश में इनका त्रिस्तरीय संगठन है। ग्रामीण स्तर पर प्राथमिक साख समिति, जिला स्तर पर केंद्रीय साख समिति और राज्य स्तर पर राज्य सहकारी बैंकों की स्थापना की गई है, और ये किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराते हैं। दूसरा भूमि बंधक या भूमि विकास बैंक जिनको कहा जाता है, इनका भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, और ये जो होते हैं ये प्रायः किसानों को दीर्घकालीन ऋण की पूर्ति करते हैं, और ये बैंक भूमि खरीदने के लिए ऋण देते हैं, पुराने ऋणों का भुगतान करने के लिए, या बंधक रखे हुए भूमि को छुड़ाने के लिए, या भूमि सुधार करने के लिए सस्ती दर पर लंबी अवधि का ऋण प्रदान करते हैं। किसानों की सुविधा के लिए जो तीसरा उपाय किया गया है संस्थागत स्रोतों में, वो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, और इनकी स्थापना 26 दिसंबर सन 1975 के एक अध्यादेश द्वारा की गई, और इसके अंतर्गत 50 क्षेत्रीय बैंकों की स्थापना की गई, और ये भी बहुत कम ब्याज दर पर किसानों को, भूमिहीन मजदूरों को, दस्तकारों को और लघु उद्यमियों को सफलतापूर्वक ऋण उपलब्ध करा रहे हैं, और उनके विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। उसके बाद व्यापारिक बैंक आते हैं इसी कड़ी में। जुलाई 1969 में 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण हो जाने से इन बैंकों ने कृषि के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये इन बैंकों ने, जो व्यापारिक बैंक हैं, कृषि कार्य के लिए तेज़ी से ऋण देना चालू किया,
ये बैंक हल खरीदने के लिए बैल, पंप सेट, ट्रैक्टर, रासायनिक खाद आदि के लिए ऋण उपलब्ध कराते हैं और बहुत अच्छा इनका योगदान रहा है। उसके बाद सरकारों के द्वारा भी वित्त की व्यवस्था की जाती है, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार, खासकर राज्य सरकार। और जब जब अकाल या बाढ़ की स्थिति आती है तो राज्य सरकारें ऋण देती हैं और वापसी किश्तों में लेती हैं। उसके बाद छठवां जो गैर संस्थागत स्रोत है वो है भारतीय स्टेट बैंक, और ये हमारे देश का जाना माना बैंक है और ये बहुत समय से कृषि वित्त उपलब्ध कराते आ रहा है, चाहे सहकारी समितियों को ऋण देना हो और गोदामों के लिए ऋण देना हो, भूबंधक बैंक की स्थापना करना हो। स्टेट बैंक की भूमिका हमेशा अग्रणी रही है और इसने ग्रामीण विकास के लिए कृषि शाखाएं भी बहुत सारी खोली हैं ताकि किसानों को सुविधा मिल सके। उसके बाद है अग्रणी बैंक योजना। अग्रणी बैंक से तात्पर्य उस बैंक से है जो कुछ जिलों में बैंकिंग विकास का, जिनको कि कुछ जिलों में बैंकिंग विकास का उत्तरदायित्व तो सौंपा गया है। जैसे उत्तर प्रदेश में सिंडिकेट बैंक को 3 जिले सौंपे गए हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में भी दुर्ग राजनांदगांव ग्रामीण बैंक है, इसको भी ग्रामीण अग्रणी बैंक की भूमिका दी गई है जो देना बैंक के अंतर्गत कार्य करती है। उसके बाद है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कृषकों को प्रत्यक्ष रूप से कोई वित्तीय सहायता नहीं प्रदान करता, परंतु जो सहकारी बैंक है उनके माध्यम से वो उन तक सहायता पहुंचाती है। उसके बाद है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, इसको नाबार्ड भी बोलते हैं, नेशनल एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना 12 जुलाई सन 1982 को की गई थी और इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, लघु व कुटीर उद्योग, दस्तकारी और ग्रामीण कला के विकास के लिए वित्तीय सुविधा प्रदान करना है और इसको भी बहुत सारे कार्य और जिम्मेदारियां सौंपे गए हैं और इसने बहुत ही प्रशंसनीय कार्य किया है। अगले वीडियो में हम लोग कृषि विपणन के बारे में चर्चा करेंगे।